अस्सलाम वालेकुम। PSX का दंगल अनदर एपिसोड मेरे साथ डॉक्टर मसूद जो है वो इस वक्त डिस्कशन में है। नेक्स्ट एपिसोड जो हमारे PSX के दंगल के आएंगे उसमें आप सुहेल फारूक साहब को देखेंगे, इंशाल्लाह उनकी हद से वापसी हो जाएगी, तो फिर डॉक्टर साहब और सुहेल साहब जो है आप लोग दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों का एक जबरदस्त टाकरा और डिस्कशन देखेंगे। तब तक मैं इसको होस्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम सर। 80,000 टच कर गई मार्केट। बहुत सारे रिसर्च हाउसेस ने तो पूरे साल का टारगेट दिया था 80,000 को, तो मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते बड़ा बुलिश रही मार्केट। ऐसी क्या वजह होगी? बहुत अच्छा लगा लगता है बजट, मार्केट इतनी कंफ्यूज नहीं है बजट को लेकर मुझे लगता है। नहीं, बजट को देख के तो सब कंफ्यूज हैं। उसको मार्केट को तो बेसिकली बैंक्स की लॉटरी निकली ना। तो बैंक्स ने परफॉर्म किया, बाकी तो मार्केट ने इतना खास परफॉर्म ही नहीं किया। बाकी तो कोई क्या चीज चली है केमिकल स्वाय। केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर तो आखिरी दिन चला है अभी। उसमें ईपीसीएल वगैरह और या डॉल चले हैं। या थोड़ा सा लॉट कैम वगैरह चला है। और लेकिन है कि वो तो आखिरी दिन चला है ना। उसको आप चलना तो नहीं कह सकते। वो स्वाई ईपीसीएल एक कैप हुआ है और डॉल थोड़ा सा बड़ा है। बाकी तो मार्केट जहां शुरू हुई थी बल्कि वहीं पे वापस आके बंद होगी, तो वो तो कुछ भी नहीं, मतलब खाया पिया कुछ भी नहीं। बैंकों में भी सेलिंग आ गई क्योंकि सारे बैंक भी टॉप पे लगा के टॉप पे पहुंच गए थे। तो लिहाजा असारों में सेलिंग आ गई, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की। और बस ये मार्केट ने जितने भी पॉइंट्स गेन किए हैं वो तो बैंकों की वजह से किए हैं। पूरा हफ्ता बैंक चलते रहे। लेकिन इंट्राडे में एक अच्छी मोमेंटम मिल गया। आपको लगता है, क्या रीजन लगता है कि बैंक जो चले, या इवन अगर लास्ट डे केमिकल चला, तो ऐसा क्या रीजन हुआ? ऐसी क्या खबर आई, या आपको लगता है कोई सेंटिमेंट, सेक्टर स्विचिंग, स्वैपिंग हुई? क्योंकि केमिकल की तो हमने जब लास्ट में बात की थी तो केमिकल इतना कोई परफॉर्मिंग सेक्टर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से अगर चला भी है तो क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह यह है कि वो जब 1.5% 2% की जो कमी हुई थी वो अभी तक मार्केट ने बजट की वजह से एब्जॉर्ब की हुई थी, कोई इतना रिएक्शन नहीं दिया था। तो वो चूंकि बैंकों में जब सेलिंग आई तो किसी ना किसी सेक्टर में तो स्विच करना था, तो लिहाजा वो अब उन सेक्टर्स की बारी आ रही है। देखें, मार्केट का एक तरीका कार है ना। बैंक सारे टॉप पे पहुंच गए, टॉप लग गया बैंकों का, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई और अभी हो सकता है 2-4 दिन और प्रॉफिट बुकिंग रहे बैंकों में, ठीक है ना। तो मार्केट ने अब सेक्टर स्विचिंग करनी थी ना, तो उन्होंने अब चुन लिया उसको, केमिकल को, क्या अब इसकी बारी है क्योंकि इसने परफॉर्म ही नहीं किया। और उससे आगे चुन लेंगे वो टेक्सटाइल को, क्योंकि टेक्सटाइल और केमिकल दो चीजें हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया हुआ। तो अभी ये जो भी मार्केट चलेगी वो इनकी वजह से चलेगी और साथ हपको वगैरह की वजह से चलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बल्कि इस पे दो बातें आपने टेक्सटाइल और हबको की। टेक्सटाइल को अगर हम देखें तो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के नंबर भी बेहतर है। यानी अगर बिल्कुल। हम कंपेयर करें तो यानी टेक्सटाइल में गुंजाइश है। आपने हबको की बात की, उस पर खबर आई थी कि जो चाइनीज ऑटो सेमिनर्स हैं, BYD, जो टेस्ला के मुकाबले के भी हैं, उन्होंने वो हबको की सब्सिडी के साथ पार्टनरशिप कर ली ईवीज बनाने के लिए। हबको हमने देखा भी, तो आपको क्या लगता है इसमें, ये हबको के लिए बहुत पॉजिटिव चीज है? हबको में पोटेंशियल इस वजह से आ सकता है, इस खबर की वजह से, या हबको में अपनी ही एक रैली पेंडिंग है, या उसमें एक पोटेंशियल की जगह है? इस खबर का कितना इम्पैक्ट इसमें आएगा? मेरा मेरा जाती ख्याल ये है कि जो ऑन मेरिट अगर हम देखें तो ये तो 6 से 8 महीने पुरानी बात है, जब हमें पता था कि बीवाईडी की नेगोशिएशन चल रही है हपको के साथ हमने डिस्कशन भी किया था ये, बिल्कुल। पाकिस्तान मार्केट में आने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो ये है कि एक अब खबर आम हो गई, या अब वो एग्रीमेंट हो गया और खबर आ गई। पहले रूमर्स थी, अब खबर आ गई, ठीक है ना। या जिन लोगों को पहले ही पता था कि हपको का ये होना है तो उन्होंने उसमें प्राइस इन पहले ही कर लिया। वो 80-90 रुपए से शुरू हुआ तो 140 पे तो पहुंच ही गया था ना, करते करते। तो वो कुछ इस खबर का भी असर था कि भाई इसमें बीवाईडी के साथ होना है, तो वो इसकी वजह से 140 रुपए का पहुंचा हुआ था। अब यह है कि अब आम पब्लिक को भी बात पता चल गई, तो हो सकता है 2 कैप और लग जाए इसी चक्कर में। मेरा आपको जाती ख्याल है हम्म हाँ, कि भाई वो हो सकता है कि 180 रुपए का स्टॉक हो जाए। और क्योंकि इसका साल का टारगेट भी 180 रुपए के ही करीब था, ठीक है ना। तो अब लेकिन है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि वहां से फिर लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे इसकी हप्को की। और जब ये जब जो क्या कहते हैं कि जनरल पब्लिक जब खरीद के बैठेगी तो उसके बाद वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, बाद में प्रॉफिट टेकिंग आएगी। लेकिन है कि बजट के अंदर जो है काफी सारे जो है ना इश्यूज इकट्ठे हुए हुए हैं। एक तो खास तौर पे ऑटो के लिए
एक तो वो जो जीएसटी का मामला है, फिर उसके बाद इनके वो जो है आपने एडवांस इनकम टैक्स वगैरह, वो गाड़ियां जो है ना 25-25 30-30 लाख रुपए महंगी हो गई हैं ये इस हाइब्रिड जो है, बजट के बाद। हाइब्रिड भी हाइब्रिड, और बाकी हाँ। भी। हाँ, तो वो बल्कि आज भी मैं देख रहा था कि वो टोयोटा के जो सीईओ हैं वो किसी शो पे आए हुए थे, तो वो बात कर रहे थे कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए, क्योंकि एक तो हमने इतने मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान हुकूमत के कहने पे 1 साल पहले ही, और हुकूमत ने 1 साल के अंदर अंदर ही हमें रगड़ा लगा दिया और हमारे ऊपर इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए। तो वो कह रहे थे कि इसमें क्योंकि ये गाड़ियां इतनी महंगी हो जाएंगी कि इसमें ये आम पब्लिक के लिए इसको खरीदना मुश्किल हो जाएगा, तो उनके लिए पहले ही गाड़ियां बेचना काफी मुश्किल हुआ हुआ था, ऊपर से मजीद ये महंगी हो जाएंगी। तो उसमें महंगी इस तरह हो जाती है कि मसलन अगर 25-30 लाख रुपए की भी गाड़ी का फर्क पड़ जाए हाइब्रिड का, तो अब वो 30 लाख का पेट्रोल तो आइंदा 10 साल भी नहीं डलवाएगा बंदा। ये बिल्कुल वो आपने तो वो हमने तो लास्ट वो ही तो बिल्कुल। हाँ, तो वो तो सारी ही इक्वेशन ही खराब हो गई ना। इसी तरह अब ये हुआ कि जो सैलरीड क्लास वाले हैं उन सारों का जो 35-40% वाला सिलसिला शुरू हो गया, तो वो भी ब्रेन ड्रेन वाले वो कह रहे हैं मामलात शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने किसी बंदे को बाहर पेमेंट की है डॉलरों में, तो वो आपने 1.25% या 0.25% टैक्स काटना है, और पाकिस्तान में पेमेंट कर रहे हैं तो 35% टैक्स कटेगा। तो आईटी वाले भी सारे फंस गए हैं इसी चक्कर में, क्योंकि वो सारे उनका जो बंदा है वर्कर, वो कहेगा जी मैं दुबई में बैठ के काम कर लेता हूँ, मैं पाकिस्तान में काम ही नहीं करता, आप मुझे वहां पैसे भेज दें। ठीक है ना, तो वो इसी चक्कर में पाकिस्तान छोड़ जाएंगे लोग जो है। 35% टैक्स कौन देगा? बड़ा मुश्किल काम है, कोई भी नहीं देता पैंतीस तो डॉक्टर परसेंट साहब जो चालीस लास्ट में बात हुई थी आईटी तो उस अम्ब्रेला के नीचे जैसे आपने बताया भी था शायद नहीं आएगा, क्योंकि आईटी जो अगर अपना डॉलर ला रहा है तो उसको टैक्स नेट में अगर इस तरह 40% के अंदर ले आएंगे तो फिर तो नहीं कोई नहीं नहीं बात नहीं बचेगी नहीं 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 फिर। नहीं 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 नहीं, वो तो जीएसटी वीएसटी वाला मामला है ना। मैं तो एम्प्लॉयज की तनख्वाह की बात कर रहा हूँ जिस अच्छा, जितने सैलरी। आईटी वाले में आसिफ आसिफ पीर को मैं सुन रहा था, वो कहता भाई हमारे तो जितने बंदे हैं वो सारे कह रहे हैं कि भाई हमें बाहर ट्रांसफर कर दो, हमें हम्म। हम बाहर डॉलर लेंगे। क्योंकि उस वक्त हम्म। जब वो बाहर डॉलर देंगे तो वहां पे वो 1% या 0.25% उसका टैक्स काटेंगे ना, बाय लॉ जो है वो बिल्कुल। उतना यानी कि पाकिस्तान में अगर आप उसी बंदे को पे करेंगे तो 35% टैक्स कटेगा, क्योंकि वो हायर ब्रैकेट में है। और वही बंदा बाहर जाके बैठ जाता है, बाहर काम करता है, तो उसको आप पे करेंगे तो 1% पे करेंगे टैक्स काट के। तो डॉक्टर साहब अगर ये हम सैलरी टैक्सेस की भी बात करते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बताया अगर सिस्टम का कोई एम्प्लॉई है या XYZ नेटसोल या कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी का एम्प्लॉई है और उसकी सैलरी को अगर हम टैक्स नेट में देखते हैं, तो कंपेयर टू व्हाट दे आर टेकिंग हियर इन पाकिस्तान, अगर कंपनी के लिए इतना फिजिबल ऑप्शन तो नहीं होगा कि वो अपने एम्प्लॉयज को बाहर शिफ्ट करे ना अपना सारे एम्प्लॉयज को लेकर जाए, तो कंपनी तो अब ये कंपनी के हाथ में भी नहीं है। एंड पाकिस्तान की अगर डिमांड एंड सप्लाई की चेन को मेजर किया जाए तो आई थिंक डिमांड तो है आईटी की, और हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स भी उतने हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये उसी तरह जिस तरह टैक्सेस पे करते हैं, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा, थिंग्स वुड फॉल अंडर द सेम ब्रैकेट? नहीं, वो कह रहे थे कि ये सिस्टम वाला जो आसिफ पीर है वो बता रहा था कि लोग तो फिर कंपनी छोड़ रहे हैं इस तरह नहीं का। और पहले इसके आईटी के प्रोफेशनल की बहुत ज्यादा कमी है पाकिस्तान में, और ये 35% वाला टैक्स कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में इतना हाई टैक्स किसी जगह पे भी नहीं है आईटी वालों का, एम्प्लॉयज यानी का। ये तो आपको लगता है कि ये बड़ा आपके पास देखे ना, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपना लैपटॉप उठा के जहाँ मर्जी चले जाएं तो आप तो अपना बिल्कुल काम कर ऐसे सकते हैं। तो आपको जरूरी थोड़ी है कि उसने सिस्टम में ही नौकरी करनी है, वो कहीं और जाके बिल्कुल नौकरी ऐसे कर लेगा। तो बिल्कुल वो ऐसे तो यहाँ तो फिर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कैसे रिटेन करेंगी? और ये जो फिर या वो क्यों स्टेटस में वो कहेगा या मुझे कैश सैलरी दो, या वो कहेगा मैं एम्प्लॉय बनता ही नहीं, मैं फ्रीलांस काम करता हूँ, मुझे पैसे उधर फलां जगह पे दे दो। और डॉक्टर साहब हमने देखा था कोविड के टाइम पे टेक्नोलॉजी की बड़ी अच्छी रैली चली थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि बहुत ज्यादा हायरिंग बहुत बहुत मैसिव और रैपिडली हुई थी, एग्रेसिवली आई वुड से, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी। उसके बाद ले ऑफ्स देखे, जब ले ऑफ्स देखे तो फिर एक साथ ही कंपनी ने निकाला भी, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर पे स्लो हो गया, मतलब उसकी परफॉर्मेंस इतनी रही नहीं। उसके बाद जैसे आपने ये बात की, अगर ये इशू भी साथ चलता है तो ये तो फिर और टेक्नोलॉजी सेक्टर को सुस्त कर देगा। काफी काफी सुस्त करेगा ये। अब मैं यही बात कर रहा हूँ कि इस बजट में एक तो ऑटो वाले बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, और दूसरा ये टेक्नोलॉजी वाले काफी ज्यादा हर्ट हुए हैं।
और चूंकि इनको मेरे ख्याल में तो ऑटोस में इन्होंने इतनी मेजर इन्वेस्टमेंट करवाई कंपनियों की ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कि आप ये काम करें और आपका पोल्यूशन फ्री होगा और आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे और हमारा फ्यूल का खर्चा भी कम होगा, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। तो ये सारे सुहाने ख्वाब दिखा के आपने उनके मिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करा दिए और एक साल में आपने पॉलिसी बदल ली और आपने उनको नॉर्मल टैक्स रजीम में ले आए और उनके ऊपर हर तरह का टैक्स ठोक दिया, एडवांस इनकम टैक्स भी, जीएसटी भी, उनके पार्ट्स के ऊपर भी मजीद टैक्स, हर चीज महंगी करके तो 30-35 लाख रुपए गाड़ी में फर्क पड़ जाएगा। तो वो तो फिर इतनी महंगी पहले ही कि नहीं बिक रही है तो मजीद बिकनी कम हो जाएगी। तो ऑटो वाले तो पहले ही मुसीबत में पड़े हुए। ऑटो से एक और खबर आई जहन में कि ये मिलेट ट्रैक्टर्स जो थे, इन पे एक कंपनी को साइड पे रख के सिर्फ एक ही लोग इशू पूछते थे कि इनके टैक्स का मसला था। इन पे भी फाइन लगा 5.4 या 5.5 बिलियन का। तो ये कंपनी को वो किस तरह हर्ट कोई करेगा? वो लोग कह रहे जो फंडामेंटल स्टडी करने वाले हैं, वो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भाई इसका क्या इफेक्ट आएगा, तो कोई कह रहा है 25 रुपए का फर्क पड़ेगा ईपीएस पे, कोई कह रहा है 100 रुपए का फर्क पड़ेगा। तो ये जो ईपीएस के ऊपर ना, तो वो 100, अगर 100 रुपए का फर्क पड़ेगा तो ये तो तकरीबन 2 साल तक वो फाइन ही भरेंगे ईपीएस के हिसाब से। 50-60 रुपए से ज्यादा तो ईपीएस नहीं उसकी आ रही। ठीक है। हम्म। तो उसमें मेरा जाती ख्याल ये है कि वो अपील पे जाएंगे और वो स्टे ले आएंगे एज यूजुअल। अभी ये 4-5 साल फिर मामला भी अटकेगा। अभी तो वो जो, क्योंकि पहले इन्होंने उधर कोर्ट में अप्लाई किया था ना कि रोकें ये जो इंक्वायरी और ये फलां चीज, और जिस पे कोर्ट ने कहा था पता नहीं हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं हम नहीं रोकेंगे, आप इनको इंक्वायरी करने दें, जो लास्ट खबर थी। तो लिहाजा अब वो इंक्वायरी हो गई, अब उनको टैक्स लग गया, अब वो इसको फाइट करेंगे आगे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब फाइट करते हैं तो इतनी जल्दी फैसले तो नहीं होते। तो अभी तो ये फिर वही बात है, ये 5-7 साल इसी तरह लिंगर ऑन करेगा। आपका क्या ख्याल है, ये 5 अरब 7 अरब कल ही जमा करा देंगे? तो ये बिल्कुल है मामला। बिल्कुल सही बात डॉक्टर साहब। एक बड़ा मेजर क्योंकि इसका कंसर्न। एक सबूत ये भी है कि वो ये खबर जो है ड्यूरिंग मार्केट टाइम आ गई थी, ये मिल्लत वाली, तो हम्म। उसकी शेयर प्राइस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सबको पता है कि इन्होंने कोर्ट में चले जाना, इतनी जल्दी नहीं होगा। यानी वो पहले से ही एक पता है, एक तलवार लटक रही है तो वो पता है उसकी खबर आ रही है, फिर वो वो बैक एंड उसका फोर्थ जाने का मोमेंटम। तरीका ही होता है ना कि 25% वो टैक्स जमा कराएंगे और कोर्ट में चले जाएंगे। तो 5 अरब का 25% तो वो तो क्या होगा। डॉक्टर साहब, इंडेक्स को अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको कहा 80,000 टच तो कर दिया, एक एक होता है ना, एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है, 80,000 जाएगी। जैसे मैंने कहा रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट भी थी कि इस साल का टारगेट, वो टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया। इंडेक्स तो बढ़े जा रहा है। तब अगर आप इंडेक्स को देखें, खबरों में भी वो जीनत बना हुआ है, शूटिंग स्टार। लेकिन अभी भी यही मसला है लोगों का, कुछ लोगों का जायज भी है कि हमारी कंपनी तो वहीं पे स्टैंड करती है, हम तो जो चीज देते हैं वो हिल ही नहीं रही है। ये किस तरह का मूवमेंट है स्टॉक मार्केट का कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है लेकिन हमारी शेयर का नहीं जा रहा? मतलब एक आध सेक्टर, अब अगर किसी को फॉर एग्जांपल ऑटो अच्छा लगा तो केमिकल चल पड़ा। अगर किसी अब कोई केमिकल में एंट्री लेगा तो बज़ाहिर वो स्लो है, कल को वो गिर जाएगा। टेक्सटाइल अभी स्लो नजर आ रहा है, टेक्नोलॉजी स्लो नजर आ रहा है, बैंक्स इंटरेस्ट रेट से लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो ये क्या वजह क्या है कि वही 10-12 कंपनियां चल रही है, कंपनीज कोई चल नहीं रही, इंडेक्स बढ़े जा रहा है? देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि जो इंडेक्स की जो रैली, आप अब हम 42,000 से शुरू करते हैं कि क्या हुआ। 42,000 में भी बैंक पहले चलने शुरू किए, ठीक है ना। ये आफ्टर ऑल मिजान बैंक वगैरह तो 70-80 रुपए, 80-85 रुपए का भी मिल रहा था मिजान बैंक। और हबीब बैंक जो था वो कोई 70-75 रुपए का आया हुआ था, ठीक है। नेशनल बैंक जो था कोई 20-22 रुपए का था। इसी तरह जो क्या है, एमसीबी यूबीएल, ये 130-40 रुपए के थे, ऐसे ही था ना। तो ये चलते चलते अभी 200, 250, 250 तक पहुंच गए ये सारे, और इन्होंने अपने टॉप्स लगा लिए तमाम बैंकों ने। इसी तरह सीमेंट चल रहा था, उसने भी अपना टॉप लगा लिया।
और इवन INIL और ISL ने भी अपना टॉप लगा लिया जब ये 59,000 या 63,000 तक भी रैली हुई थी, उस वक्त तक भी ये टॉप लग चुके थे। तो उसके अंदर उसके बाद ये इन्होंने 63 से आगे 80,000 तक भी कई स्टॉक्स ने करेक्शन नहीं ली। सीमेंट ने अब करेक्शन लेनी शुरू की है टॉप लगाने के बाद, और इसी तरह बैंकों ने टॉप लगाने के बाद अब करेक्शन शुरू करेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह अब ये स्टील वाले भी टॉप लगा बैठे हैं। अब जो मार्केट आइंदा अब जो चलेगी तो उसमें फिर वो कोई IT चल सकता है, उसमें केमिकल चल सकता है, उसमें टेक्सटाइल चल सकती है, क्योंकि जो जो टॉप लगाता जा रहा है वो फिर चलना बंद कर देगा ना। मार्केट को उन्होंने ऊपर लेके जाना था, वो ले गए, तो और जिस जिस चीज ने टॉप लगा लिया वो चलना बंद हो गई। और फिर अब उसके बाद फिर अब कोई दूसरा सेक्टर को चलेगा। अभी ये चूंकि ये जो 80 सॉरी था, ये 72,000 से पता नहीं 80,000 तक ये बैंकों ने एक ब्रेकआउट दे दिया। पिछला उन्होंने टॉप जो लगाया हुआ था उसको तोड़ के, लेकिन अब ये थोड़ी है कि अभी बैंक 1,000 रुपए का हो जाएगा या मिजान बैंक 1,000 रुपए का हो जाएगा, ऐसी क्या बात हुई है। हाँ, अगर कोई अब ऐसे रिजल्ट आए जिसमें फर्ज करें कि उन्होंने जो एक्सचेंज कंपनीज खोलनी है या खोलनी है पूरे पाकिस्तान में, उनका ठीक ठाक कोई प्रॉफिट बहुत ज्यादा छप्पर फाड़ के निकल आया, तो फिर नए रेट पे नए उनके रेट जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। अदरवाइज तो उनका टॉप लग गए हैं, अब वहां पे सेलिंग आएगी बैंकों में। और एक्सचेंज भी अगर हम देखें तो अच्छा, हम अगर रुपए को भी देखते हैं तो रुपए भी, हमारा जो रुपये काफी टाइम से स्टेबल हुआ हुआ है, मतलब उसमें नहीं, इतनी अभी ज्यादा। तो वो अभी ये 15-20 रुपए तो गिरेगा ना, या उन्होंने क्योंकि बजट भी उसी पे बनाया हुआ है 300 रुपए पे, तो वो और उसको आपको आहिस्ता लगता आहिस्ता है, गिरा देंगे। तो आपको लगता है कि जो आपने बोला कि टॉप लगे हुए हैं, ब्रेकआउट दे दिया, आपको लगता है कि जो लोग जो जो सॉरी लोग बोल रहा हूँ, जो कंपनी है, जो सेक्टर्स जिन्होंने टॉप लगा दिए, हर कोई ब्रेकआउट नहीं देगा, वहां से अब नीचे आएंगे? मैं बस लग गया, अब उसके बाद अब जो और चीजों को चलाएंगे ना, क्योंकि बकौल उनके के इंटरेस्ट रेट अब हम गिराने शुरू करेंगे या दिसंबर तक और गिरेंगे, तो फिर वो जो कंपनियां जो कि थोड़ी सी ऑटो में देखे ना, लीजिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी हम्म। इंटरेस्ट रेट गिरने से, तो उनकी थोड़ी सेल बढ़ेगी, लोग तो ऑटो में बैलेंस आउट तो शिफ्ट हो हो जाएंगे। जाएगा। तो आपको नहीं लगता हाँ, बैलेंस आउट अगर गाड़ियों की प्राइस भी बढ़ी तो यहाँ से लीजिंग बराबर हो जाएगी कहीं ना कहीं? थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इधर से आ गया, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इधर से आ गया, बैलेंस आउट कर गए, तो ऑटो में भी फिर जगह बन सकती है या नहीं? लीजिंग वगैरह में तो ऐसे होता है ना कि जिन जिन जो कंपनियों ने गाड़ियां लेनी है, जो बैंकों या जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में गाड़ियां, वो ज्यादातर लीज पे ही जाती हैं, लीज पर ठीक है होती ना। है। तो वो अगर इंडिविजुअल ना भी लेंगे तो एक नॉर्मल डिमांड तो है, हर 3 साल बाद मॉडल लोग बदलते हैं कंपनियों में, क्योंकि वो उनकी बिल्कुल। गाड़ियां चल ही इतनी रही होती हैं, वो 3-4 साल से ज्यादा चल ही नहीं सकती, तो वो फिर बेच देते हैं, फिर नया मॉडल आ जाता है, तो वो उस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है। तो उसके बाद ये है कि इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से फिर जो बाकी सेक्टर हैं वो चलने शुरू हो जाएंगे। अब कौन कौन से सेक्टर्स होंगे जो आपको लगता है नजर में रखने चाहिए इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद? देखिए, केमिकल है सबसे बड़ा सेक्टर, तो केमिकल है, फिर उसके बाद और उसने टेक्सटाइल है। सिग्नल दे भी दिया केमिकल ने, तो भले आपको लगता है मंडे को केमिकल कुछ और परफॉर्म उसके करेगा? अलावा और उसके अलावा पावर भी चलेगा, क्योंकि पावर में जितना सर्कुलर डेट इकट्ठा हुआ है अभी गवर्नमेंट ने पैसे रिलीज करने हैं, इसमें फिर डिविडेंड आएगा, फिर ये चलना शुरू हो जाएगा। और पावर में तो ईवीज वाली खबरें भी आ रही हैं हफ्तों की, तो दोनों तरफ से एक तरीके से पॉजिटिव खबरें, तो पॉजिटिव ही है यानी, जी, चाहे जी। सर्कुलर डेट की हो या नहीं, इस वो तरह तो की हो। गवर्नमेंट मकरूज है उनकी थी, वो तो जब भी पैसे मिलेंगे तो उसमें सबको स्पेशल डिविडेंड मिलेगा। यानी यानी हम पावर देख सकते हैं, केमिकल देख सकते हैं, टेक्सटाइल देख सकते हैं। और अच्छा, टेक्सटाइल जैसे आपने बताया था एक्सपोर्टर्स पे जो टैक्स टैक्स लगा था और नॉर्मल टैक्स रेट पर आ रहे थे, तो हमारी ये लास्ट डिस्कशन में भी बात हुई थी कि वो अपना आधा पैसा बाहर रख लेंगे, जिससे आईटी वाले भी करते हैं, या क्योंकि एक्सपोर्टर्स हैं, और कुछ पैसे यहाँ पे ले लेंगे। लेकिन कंपनी को अगर हम देखते हैं, बाजार ये तो हो गया बिजनेस मॉडल का, लेकिन अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन को या कंपनी की ईपीएस को देखते हैं या कंपनी की ग्रोथ को, शेयर प्राइस को देखते हैं, तो उसमें हमें जगह मिल जाती है काम करने की, और इंटरेस्ट रेट नीचे आने से और पोटेंशियल है ये। और इंटरलूप आई थिंक एक्सपोर्ट में सबसे बेहतर कंपनी है, जी, जो जी। तो उसको देखा जा सकता है। और आपको लगता है बैंक्स बैंक्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो बैंक्स में अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बैंक में पहले तो अभी करेक्शन उनको लेने दें, जब करेक्शन लग जाएगी तो फिर दोबारा ले लें, क्योंकि अभी तो इंटरेस्ट रेट अभी कौन सा कोई 12-15% पे जा रहे हैं, अभी ये 20 पे हम्म। 18-20 पे ही रहेंगे ना, तो हम्म। इतना कोई बुरा वो इतना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा बैंकों में। 5-5 और 10-10 रुपए नीचे आ जाएंगे वो। फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, किस फर्टिलाइजर तरह का तो रहेगा ये? हमेशा से एवरग्रीन ही रहता है ना।
अभी ये बल्कि ईफर्ट वालों ने अपना जो प्लांट शट डाउन किया हुआ था वो भी कल मैं परसों में खबर पढ़ रहा था, वो चल गया दोबारा। हम्म। तो फर्टिलाइजर का तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहता वो। हम्म, ये जो जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी उसमें केमिकल सेक्टर पे हमने एक डिस्कशन किया था कि उससे स्लो है, लेकिन अगर वो चलता है तो फिर केमिकल सेक्टर अपने अगर 6 o'clock पे जो हम बात करते हैं अपने लोएस्ट पे अगर मिल रहा है तो उसमें हम लोग यानी बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मंडे को हमें देखना चाहिए केमिकल सेक्टर की परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है कि ये हमें एक फेक रैली या मोमेंटम नजर ना आए, अगर हमें कंफर्मेशन चाहिए तो हमें इसको ऑब्जर्व करना चाहिए सेक्टर को कि हाँ इसमें पोटेंशियल बन रहा है, और फिर हम अपनी 6 o'clock और 12 o'clock को देखें क्या देखिए उस पे, क्योंकि केमिकल के अंदर एक तो लकी कोर इंडस्ट्री है, वो तो ऑलरेडी अपने 900 रुपए से ऊपर को निकला हुआ है, हम्म, वो तो उसने टॉप तो लगाया हुआ है अपने, ठीक है लगाया ना। हुआ है। लेकिन पीछे बच जाते हैं आरकोमा पाकिस्तान है, एआरपीएल जो है, इसी तरह हम्म, ये लॉट कैम है, फिर डॉल है, फिर ईपीसीएल है, ये अभी नीचे आ रहे हैं। तो आए हुए इन्हीं के अंदर एक गुंजाइश है, यही आगे बढ़ेंगे। इन्हीं के आगे डेट जो है वो डेट सर्विसिंग वो थोड़ी सी ईज अप होगी, क्योंकि इन्होंने कर्जा बहुत लिया हुआ है ये सारी कंपनियों ने। लॉट कैम में नहीं, बिल्कुल। लॉट कैम के तो इशू दूसरे हैं। और इसी वजह से ये जो डॉल है ये डेट के अंदर है। और उसके अलावा जो ईपीसीएल है ये भी डेट के अंदर है, हाईली डेट वाली कंपनी है, हाई डेट कंपनीज है, ठीक है ना। इसी तरह एआरपीएल है ये भी डेट के अंदर है। तो और भी जो केमिकल की जो कंपनियां हैं, बाइफो है, या इन सारों ने बड़े कर्जे लिए हुए हैं। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से ये सारी मूव करना शुरू करेंगी ऊपर को। डॉक्टर साहब, आईएमएफ का ऑलमोस्ट अप्रूवल है, और आईएमएफ की कंफर्मेशन के बाद आपको क्या लगता है मार्केट आगे किस तरह जून क्लोजिंग पे रिएक्ट करेगी, या आईएमएफ को ही सामने देखती रहेगी, क्योंकि जून क्लोजिंग अब स्टार्ट हो जाएगा, जून खत्म होगा, जुलाई अगस्त से ऑलमोस्ट आते हैं तो रिजल्ट्स, और आपको लगता है कि डिविडेंड जो कंपनियां देती थी उनके डिविडेंड उसी तरह मेंटेन रहेंगे इस साल, अभी जो डिविडेंड आएंगे या उसमें कुछ फर्क आएगा? नहीं, इस साल तो जो डिविडेंड वाली कंपनीज हैं वो तो डिविडेंड उसी तरह ही देंगी ना इस साल तो, क्योंकि इस साल आ, के अंदर ऐसी क्या बात हुई है। हम्म, एक तो रुपया स्टेबल था, सही है। तो कोई इश्यू तो नहीं है, उनकी कमाई तो उसी तरह ही रहेगी जो पिछले क्वार्टर में चलती आ रही है। अगले साल के लिए हम टैक्सेस के साथ उसको कंपेयर करेंगे कि फिर उनका डिविडेंड यील्ड किस तरह रहेगी। हम्म, और आपको ऐसे ही। अभी नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरह की लगती है? मार्केट पॉजिटिव लगती है? आपको लगता है कि मार्केट अभी इंडेक्स सब तो ऊपर ज्यादा अभी तो है, वो रोल ओवर वीक है, तो उसकी वजह से तो मार्केट वोलेटाइल रहेगी ना। वॉलेटाइल रहेगी? तो हाँ जी। स्ट्रैटेजी आप क्या रेकमेंड करेंगे सब देखने वालों को, किस स्ट्रैटेजी से काम करना चाहिए? ये जून क्लोजिंग तक जो अब जो एक हफ्ता अब ना काम करें तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर, और जो जून पैसे क्लोजिंग। उसके बाद फिर दोबारा काम शुरू करें, क्योंकि पैसे हाथ में रखें, क्योंकि अभी तो मार्केट इतनी वॉलेटाइल होगी ये रोल ओवर की वजह से कि और कि राह जाते ही आपके लॉस गले पड़ जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा था करेक्शन भी एक ड्यू है, आपको लगता है जब करेक्शन लेगी तो सबसे पहले आपको लगता है बैंक्स करेक्शन लेंगे, सबसे पहला सेक्टर वो होगा जो इम्पैक्ट करेगा करेक्शन में? तो अभी इस हफ्ते तो बैंक ने करेक्शन ये शुरू कर दिया ना, करेक्शन सब बैंकों में कर दी। सेलिंग आई है। अब देखना ये कि कहाँ पे रुकती है ये सेलिंग। और जहां पे रुकेगी वहां पे नई जोन, हम अगर वहां पे रुकेगी तो हम लोग की बाइंग फिर वहां से शुरू हो सकती है। वहां से शुरू हो सकती है, क्योंकि अभी ये नहीं यानी पता ना कि बैंकों ने छोटी करेक्शन करनी है कि डीप करेक्शन करनी है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। हम्म, लेकिन है कि हमने इसको उस पर नजर रखेंगे कि कहाँ तक जाते हैं, तो फिर जहां पे वो रुकेंगे वहां पे फिर इसकी बाइंग करेंगे दोबारा। और मैं अगर इस तरह आपसे पूछूं कि अच्छी स्ट्रैटेजी होगी कि हम इंडेक्स को वैसे नजर में रखें, लेकिन इंडेक्स का नंबर देख के हम लोग ये कंफ्यूज ना हो कि इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन हम सिर्फ अपनी कंपनियों को जिस सेक्टर्स में आप जो आप रेकमेंड करें या जो भी लोग अपने सेक्टर्स में कंपनीज में काम करते हैं उसको नोटिस में रखें कि अगर केमिकल में कर रहे हैं, टेक्सटाइल में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, कि उनमें कौन कौन सी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, डिविडेंड आ रहे हैं, वो 6 o'clock पर है, और उसमें अपनी बाइंग स्ट्रैटेजी बनाए। ये असल में इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं देख रहा था कि जो KSE 100 है ना, वो अपने उसने वीकली जो चैनल है ना, उसका हम्म, उसने 12 o'clock हिट किया है इस हफ्ते। तो सही इसका है। मतलब है कि या तो अब वो KSE 30 वो ब्रेकआउट देगा वहां से, हम्म, और नहीं तो वहां से सेलिंग आ जाएगी। तो वहां से नीचे आ सेलिंग जाएगा। अगर आएगी तो मार्केट करेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि KSE 30 में टॉप 30 कंपनीज है, ठीक है ना। और अच्छा वो डॉक्टर साहब, उसने वीकली जो है 12 o'clock पे हिट कर दिया है। एक तो चीज ये और भी बड़ी है ना बात है। कि अगर जैसे करेक्शन आई, अब बढ़ने की तो हमने बात कर ली कि वो 10-12 कंपनी, लेकिन जब करेक्शन आती है तो वो 10-12 कंपनियां नहीं गिरती, फिर सारी वो सारी कंपनियां गिर गिरनी शुरू जाती कर हैं, देती। सारी गिरनी शुरू होती है। ये क्या साइंस है? वो इससे क्या, क्योंकि इसका क्या सही है? वो इंडेक्स हर कंपनी का अपना बीटा है।
तो वो अपने बीटा का हिसाब से खड़ी होती है ना, मतलब है कि वो अगर उनके अंदर कोई फंडामेंटल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से वो चल नहीं रही, वो एक मतलब है कि उसमें होती हैं वो जो जो प्राइस होती है ना, मतलब मौजूदा प्राइस, समझें आरकोम है, लॉट कैम है, डॉल है, ईपीसीएल है, उनकी वो जो 40-42 रुपए प्राइस फिर रही थी, वो मौजूदा हालात के हिसाब से उनकी मौजूदा प्राइस है, एट बिल्कुल प्रेजेंट सही है। उनकी वो जेन्युइन प्राइस है, ठीक है ना। तो जैसे ही मार्केट गिरनी शुरू करती है तो वो बीटा के हिसाब से वो प्राइस फिर नीचे गिरनी शुरू कर देगी ना, जेन्युइन प्राइस ये है। लेकिन अगर उसका बीटा 1 है या 1.5 है, तो वो जैसे ही मार्केट गिरेगी तो वो फिर वापस वो भी नीचे गिरती है, क्योंकि वो फिर उस तरह से नीचे प्राइस को एडजस्ट करेगी। उनकी प्राइस किसी वजह से नीचे गिरी हुई है ना, लेकिन वो बिल्कुल उसकी सही है। जेन्युइन प्राइस है, कोई कोई ये थोड़ी है कि वो फेक प्राइस है जो गिरी हुई है। उसके जी। हालात ही ऐसे हैं कि वो उस इतने का शेयर हुआ हुआ उसका। शेयर हुआ हुआ है। यानी अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो नेक्स्ट वीक के लिए आप कहते हैं कि अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल इंडेक्स है तो थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए, नजर में रखा जाए, लेकिन हाँ, क्योंकि हर दिन काम करने वाला नहीं भी होता, कुछ चीजें आपने हाँ, हफ्को स्टडी भी वालों करनी को होती मैं है और ये देखनी। कहूंगा कि अगर उन्होंने फर्ज करें हफ्को उन्होंने प्लान किया हुआ है कि इसकी सेल के देखें ना, क्योंकि इस वक्त ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हफ्को में है कि ये कल कोई नया साजगार बन जाए, ठीक है ना। हम्म। लोग हम्म। इसको इस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी ये क्या ये नया साजगार बनेगा। तो लिहाजा वो उनके ख्याल में कोई जो एनालिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि स्पेकुलेशन में 700-800 रुपए का हो जाए। अच्छा, हाँ, 700-800 रुपए स्पेक्यूलेशन पे। स्पेकुलेशन में जो कई और और एनालिस्टों और को जो मैंने सुना कंपनी है, है वो भी, जो बीवाईडी चाइनीज ऑटो ऑटो वो कोई मेकर्स, वो छोटी भी, क्योंकि कंपनी तो नहीं है। वो छोटी कंपनी नहीं है, मैं ये वो कहने लगा दुनिया था, वो के भी। बस कोई 70 मुल्कों में वो कंपनी मौजूद है। कंपनी भी बड़ी है और उसके साथ अगर और वो टेस्ला खबर के आ रही पूरे है। टक्कर की कंपनी है, मतलब है बिल्कुल कि ऐसे ही है। अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगाई हुई है कि भाई हमने हम्म। इसको अमेरिका में नहीं बिकने देना, कि बिल्कुल हमारी टेस्ला के टेस्ला टक्कर की को है। खड़का देगा। बिल्कुल टेस्ला ऐसे को ही है। बचाने के लिए अमेरिका ने इस पर पाबंदी लगाई हुई है कि अमेरिका में नहीं ये बेच सकते। और तो इतनी बड़ी कंपनी का खबर आना, तो फिर आपकी बात में भी ये चीज है कि ऑब्वियसली तो कंपनी अब वो बड़ी है डिपेंड तो, करेगा, देखने वाली बात है कि कितनी स्पेकुलेशन होती है, और ठीक है। इसमें ये फिर हम लोग क्योंकि स्विंग्स और अपनी देख सकते उसमें हैं। मेरी ये तो यही सजेशन होगी कि उसमें फिर ये करना चाहिए ना कि मसलन जो भी आपने फर्ज किया, किसी ने 10-20 हजार 30 हजार या 50 हजार आपको खरीदना है, तो पहले दिन आप सुबह जब मार्केट खुलती है तो आप 5-10 हजार खरीद लें और लेके बैठे हैं, देखें कि भी क्या होता है क्या नहीं होता। और उसके बाद फिर अगर वो ऊपर चढ़ती जाए तो फिर आप लेडर अप ट्रेल करते करते जाएं, रहे। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है सही ना। है। फिर आप बाय करते जाएं, अपना पूरा कर लें। फर्ज किया आपने 50 हजार खरीदना है, 1 लाख खरीदना है, क्योंकि अगर ये स्पेकुलेशन में ही चलना है तो फिर तो जिस तरह लोगों ने साजगार खरीदा था तो फिर ये भी खरीद सकते हैं। डिपेंड करेगा, 7 हजार इसको में वॉच करेक्शन तो करना नहीं आ पड़ेगा। जाएगी? लेकिन है कि मेरी सजेशन तो यही है कि आप 5-10 हजार मार्केट खुलने पे खरीद लें और उसके बाद वेट करें, उसको देखें कि किधर को जा रहा है। अगर तो तो 7 वो हजार वहीं नीचे पे तो नहीं खड़ा आ हो जाएगा जाए, इस खबर पे कि? वो नहीं। लेकिन वो उसके बाद ये है ना कि अब आप फर्ज करें कि उन्होंने 5-10 हजार खरीद लिया था कि उनको लॉस में थोड़ी चले जाएंगे, इसका अच्छा भला डिविडेंड आता है। बिल्कुल ऐसे, कंपनी ओवरऑल तो अच्छी है। ये कोई प्योर स्पेकुलेटिव कंपनी तो नहीं है ना, ये तो डिविडेंड फंडामेंटली गिविंग स्ट्रांग है। कंपनी। हाँ, तो वो इस एंड वजह देन से उसके अगर साथ 10 हजार सर्कुलर डेट। खरीद भी लेंगे तो उसमें क्या इशू है, वो तो डिविडेंड आना शुरू हो जाएगा, बैठे रहे। थैंक यू कल सो को तो मच। उसने चढ़ना ही चढ़ना है ना। जब उनकी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी रोल ओवर होगी मार्केट के अंदर, और खासतौर पे छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियां वो बनाएंगे, क्योंकि वो जो साजगार वाले वो जो ओरे थी उन्होंने तो इम्पोर्ट कर रहे थे ना, ये यहाँ पे बनाएंगे पाकिस्तान में बिल्कुल। इलेक्ट्रिक गाड़ी। तो लोकल असेंबली होगी। हाँ, यहाँ पे वो प्रॉपर असेंबली करेंगे, तो उसमें ये है कि डेफिनेटली इनका फिर ये 150 रुपए का शेयर तो नहीं रहेगा ना, फिर ये बढ़ेगा। बिल्कुल बाकी जो सही है। ऑटो के शेयर हैं, होंडा 300-400 रुपए का शेयर है, कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं उसके पास। GHNI 200-300 रुपए का हो जाता है, उनके पास भी कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है। तो ये तो साजगार के पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो उसका 800 रुपए का शेयर है। और इंडस के पास भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, क्रॉस ओवर हाइब्रिड वगैरह है, टोयोटा क्रॉस, तो वो भी 1600-1700 का शेयर है। तो फिर कल को जब भी वो लॉन्च करेंगे गाड़ी मार्केट में, तो डेफिनेटली शेयर प्राइस तो बढ़नी शुरू कर देगी ना। EPS भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो ये कोई मल्टी डायमेंशनल कंपनी है ये, ठीक है ना, इसकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। एंड देन सर्कुलर डेट इज अगर कंसिडर पाकिस्तान के ब्रैकेट में कर लिया जाए तो पैसा भी मिल रहा है सर्कुलर डेट का, तो वो भी तो एक कैश फ्लो अच्छा करेगा और एक
पॉजिटिव कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, टाइम Sure. निकालने के लिए, ओवरव्यू देने के लिए, इस वीक का भी, नेक्स्ट वीक का भी। आई होप व्यूअर्स को मजा भी आया होगा। हमने जल्दी जल्दी काफी चीजों को कवर करने की कोशिश की है। मैंने एक सवाल लेने की कोशिश की कि डॉक्टर साहब भाई हमारी कंपनी नहीं बढ़ रही मार्केट 80 के हजार पे जा रही है। तो डॉक्टर साहब ने बता भी दिया कि नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखें, रीड करें और जून क्लोजिंग को भी नजर में रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए, Sure. अपना ख्याल रखिएगा। Thank अल्लाह thank हाफिज। you.